चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वाज। तो ये तो खैर ऑब्वियसली पर्शियन है, सीधा ही देख के लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे इन्होंने जो भी ट्रांसलेशंस हैं वो पर्शियन में ही करे हुए हैं, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो आपका लीलावती हो जो कि अकबर ने करवाया है। तो इसका तो डायरेक्ट है पर्शियन। अब मैं एक लॉजिक सोच पा रहा हूँ जब मैं स्पेक्ट्रम कर रहा था। स्पेक्ट्रम का जो आखिरी वाला जो चैप्टर्स है उसमें जब आप जुडिशरी में रिफॉर्म्स वाला जो जब चैप्टर आता है, जुडिशरी रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, लोकल गवर्नमेंट का रिफॉर्म्स, सब एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि विलियम बेंटिक जो है, वो जो बंदा है, कोर्ट लैंग्वेज को पर्शियन से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। वहाँ से मुझे याद है कि अगर, हाँ, तो वहाँ से मुझे याद है कि अगर किया होगा तो इसका मतलब कि पर्शियन ही चल रहा होगा मुगल्स में, और उसने वो कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। तो वहाँ से हाँ, ये भी सही है। 40 का सी। Okay. Akbar founded Deen-e-Rai primarily to put an end to the difference between the Hindus and Muslim. ठीक है, हो सकता है ये establish a national religion which would be acceptable to both Muslims and Hindus. ये भी हो सकता है ensure racial and communal harmony. ये भी हो सकता है found a religious club. नहीं, ये नहीं हो सकता. Okay, put an end to the difference between Hindus and Muslim. डिफरेंस थोड़ा सा ये मुझे एक्सट्रीम टाइप का स्टेटमेंट लग रहा है. इंश्योर अ रेशियल एंड कम्युनल हार्मोनी. रेशियल एंड कम्युनल हार्मोनी, कम्युनलिज्म भी एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट ये मुश्किल है, सवाल को सॉल्व करना मुश्किल है. ये एबीसी में कंफ्यूजन पूरा रहेगा ही रहेगा. नहीं नहीं, इसमें इसमें एक तो है सी में रेशियल, यानी रेस है, यानी रिलीजन का कोई रिलेशन नहीं है. कोई जो हमारे जो साउथ एशियन रेस के जो लोग हैं वो सारे रिलीजन हैं, क्रिश्चियन है, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू है, सब है. तो उसमें रिलीजन के थ्रू आप कोई हारमोनी तो क्रिएट कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी सब डिफरेंट कर रहे हैं, तो रेस बीच में कुछ नहीं थी. अब जहाँ तक आया कि पुट एन एंड, ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा वो है एक्सट्रीम. प्लस अगर आप दिन इलाही को जानेंगे तो उन्होंने उसके अंदर सारे धर्मों का जो भी सबसे बढ़िया हिस्सा था उसको जोड़ने की कोशिश करी थी. डिफरेंसेस के बारे में उसका कोई रिलेशन नहीं था एज सच. उनके डिफरेंसेस से कोई मतलब नहीं था, कंपेयर नहीं कर रहे थे वो कि हिंदूज में ये होता है, मुस्लिम में ये होता है. वो बस बेस्ट हिस्से लिए, बेस्ट आइडियोलॉजी लिए और इकट्ठा करने की कोशिश करी गई. तो कभी ये मोटिव नहीं था. ये था कि भाई जब सबके कुछ कॉमन चीज़ें हो जाएंगी, कॉमन वैल्यूज हो जाएंगी, तो फिर आपको एक सबके लिए वो एक्सेप्टेबल होगा कि हाँ ये जो वैल्यूज़ है ये हमारी वैल्यूज़ की भी होती हैं. आप देखेंगे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर आज की तारीख में भी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ऐसे ही चूज़ किए जाते हैं, तो नेशनल रिलीजन हो या कुछ भी हो, तो ये कॉमन प्रैक्टिस भी रही है. तो डी इसका मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए फिर. हाँ, ये एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है. हाँ, ये सोच सकता था मैं. 31 का भी. चलिए 42, द मौसोलियम ऑफ शेर शाह सूरी इज एट. ये तो फैक्ट है गिवन, सासाराम है इसका आंसर. ये आपकी एनसीईआरटी में देखा, ओल्ड मीडिएवल में सासाराम. इवन सियाना में देखा है इसने, और फोटो भी बना के रखा है उसने. हाँ, Okay. बहुत कम है वैसे फोटोज. लिंगायत मूवमेंट और टू इट्स ऑल इट्स ओरिजिन टू. लिंगायत साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं लोग, और लिंगायत मूवमेंट का जो फाउंडर है वो बासावा था. वहाँ पर मुझे बासावाना करके आता मैंने, तो बासावा है. बाकी अपार जो है, शायद आई एम नॉट रॉन्ग, जो नयानार्स और अंडाल से, उनमें से किसी एक में बिलोंग करते हैं. पुरंदरा दासा, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं. विंध्यारण्य के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं, लेकिन विंध्यारण्य मैंने सुना है, कभी पीओके में ही सुना है मैंने. आपको कुछ आइडिया एबी के बारे में? बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है. अभी तक मैंने ना विद्यारण्य देखा है ना पुरंदरदास देखा है. ओके. ये अपार मेरे को भी जानते याद है कि नैनार में है ही. और बसवा आपके शायद शैवेज है, शैवेज वही है, शैवाइट. और अपार, अगर अपार और बसवा पता है, और अगर ऐसा लग जाए तो मैं ए और भी नहीं होगा तो फिर आप लगा सकते हैं. हाँ, बट खैर ये तो फैक्ट है, हार्डकोर फैक्ट है. तो हाँ, लिंगायत का मतलब बहुत ही फेमस मूवमेंट है, और इसका बासवा जो है बहुत फेमस बंदा है, इसका नाम तो पता ही होना चाहिए. और ये ओनली इसका जो उड़ान है उसमें दे रखा है. अच्छा.
जाएगा। ये तो न्यूज़पेपर में भी जब भी लिंगायत मूवमेंट के बारे में आता है तो कभी ना कभी एक्सप्लेन्ड आ ही जाता है इंडियन एक्सप्रेस का, अच्छा, अच्छा। उसके अंदर दिख ही जाता है। ओके। चलिए 44 मैच द कॉलम्स। तो आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लिस्ट 2 में आपको सारे रूलर्स दे रखे हैं और लिस्ट 1 में मॉन्यूमेंट्स दे रखे हैं। तो जी गोल गुम्बज और आपका कहते हैं मोहम्मद आदिल शाह, ये जुड़ जाएंगे कि यहाँ पे गोलकोंडा से रिलेशन है। कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, ये सभी को पता है, एंड इन्होंने खत्म किया है इसको, क्रिएशन इसका। फिर इसमें फिर आपका क्या हो जाएगा, ए का 2 यानी कि बी और डी, और बी का 1 डी हो जाएगा। इससे काफी आराम से हो जाएगा। 44 का डी। बहरहाल इसमें मोती मस्जिद के बारे में पता नहीं हमने बात किया था कि नहीं किया था, इसलिए भी आया था शायद। तीन मोती मस्जिद है यहाँ हम लोग के पास। हाँ, एक आगरा में है, एक लाहौर में है, और एक दिल्ली में भी है। तो इसीलिए वही वो अब एक अकबर ने बनाया, एक शाहजहां ने बनाया है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, मोती और एक मस्जिद औरंगजेब उसके साथ बनाया, साथ। लास्ट वाला तो औरंगजेब का बनाया। इसीलिए कंफ्यूज करना, इसीलिए मैं मोती मस्जिद पे नहीं गया, क्योंकि कंफ्यूज होना आसान है इसमें। Okay, which of the following were the causes for the rapid dissolution of the Mughal Empire? Degeneration of the Mughal nobility, ये बात सही है। The absence of law of succession, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात तो दिल्ली सल्तनत के लिए भी सही था और मुगल्स के लिए भी सही है। फॉरेन इन्वेजन, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, उसके बाद अब्दाली का 62 के आसपास इन्वेजन हुआ था। तो 2, 3 सही है और 1 भी सही है। बिल्कुल। तो इसका आंसर डी होगा। डीजनरेशन तो था ही, मोहम्मद शाह को रंगीला जाना जाता है, हाँ, रंगीला के नाम से जाना जाता है। हाँ। तो बस। चलिए 46 which of the following features are associated with the architecture of Tughlaq period? Select the correct answer using the code given below. Sloping walls, deliberate attempt to combine the principle of the arch, lintel and the beams in the building, placing the building, especially the tombs, on a high platform. तो जब लोधी के बारे में हम जानते हैं तो लोधी का जो लोधी गार्डन भी है उसमें काफी फेमस स्लोपिंग वॉल्स के लिए जाना जाता है वो, और यहाँ पे तुगलक पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है। फिर deliberate placing the building especially the tombs on a high platform, तो आपका जो फिरोज शाह का टूम है वो मुझे जहाँ तक याद है वो हाई प्लेटफॉर्म पे बना है, तो थर्ड तो होना चाहिए, क्योंकि आपका ये फिरोज शाह तुगलक का जो टूम है वो हाई प्लेटफॉर्म बना है। तो बी और सी के बीच में है, या तो ए या फिर स्लोपिंग वॉल या फिर डिलिबरेट अटेम्प्ट टू कंबाइन द प्रिंसिपल्स आर्च लिंटेल एंड बी। ये देखिए बी, ये मुझे सेकंड का पक्का पता नहीं है, बट मुझे फर्स्ट का पता है कि लोधी में यूज हो रहा था। अब ये उसमें ट्रांसफर हुआ है तुगलक के अंदर की नहीं, लोधी इनफैक्ट लोधी तो काफी बाद में आया है, तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट नहीं होगा, इसका सी हो जाना चाहिए फिर 2 और 3। मैंने नितिन सिकाना पढ़ा, नितिन सिकाना जो पहला चैप्टर है उस पर तुगलक ने सिर्फ एक ही काम किया था, क्योंकि तुगलक पीरियड बहुत लंबा चला था, परंतु उस समय इन्वेजन का बहुत खतरा हुआ करता था। हमने बात भी किया था कि जो तुगलक है उसने दौलताबाद शिफ्ट किया था इन्वेजन के खतरे के कारण। तो वो लोग का जो आर्किटेक्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं था, उस पर फोकस ये था कि भाई प्रोटेक्शन हो जाए, कम से कम बच जाए, कम से कम इन्वेजन से बच जाए। तो स्टॉपिंग वॉल खास करके तुगलक पीरियड का फेमस चीज़ है, और नितिन सिकाना में यही सबसे फेमस है। मतलब नितिन सिकाना में इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि भाई स्लोपिंग वॉल तुगलक पीरियड का सबसे फेमस चीज़ है। अच्छा। हाँ, तो 1 तो होगा, ठीक है। दूसरा है डेलिबरेट अटेम्प्ट टू कंबाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्क, लिंटेल एंड द बीम इन द बिल्डिंग। देखिए आर्क, लिंटेल और बीम जो है बहुत ही कॉमन शब्द है, इसको हम नेगेट नहीं कर सकते कि भाई नहीं हुआ था ऐसा। कोई हर एक बिल्डिंग में ये तीनों होता ही होता है, तो 2 भी होगा। तीसरा जो है हमारा प्लेसिंग द बिल्डिंग्स स्पेशली द टॉम्स द हाई प्लेटफॉर्म। जहाँ तक आप बताएं लोधी डायनेस्टी का, तो लोधी का तो हो सकता है, लोधी का मैंने एक ही ये नहीं है तुगलक का बताया, फिरोज शाह तुगलक का जो टूम है
अच्छा वो हाई प्लेटफॉर्म में बना है। ओके ओके, तो मुझे इसकी जानकारी उन्होंने नहीं जो है। टूम बनाए वो हाई प्लेटफॉर्म में बनाए हुए हैं। तो हाँ, अगर इसमें ऐसा है तो 1 एंड 3 हो जाना चाहिए। अब देखिए 2 का ये है कि बिल्कुल सही बात है कि 2 को एलिमिनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, हम्म, क्योंकि ये सब होता ही है आर्किटेक्चर में, ऐसा तो नहीं है। बस ये लिखा है मैंने डेलिबरेट अटेम्प्ट, इसमें थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है अपने हाँ आप में। वो भी है कि भाई ये कैसे पता चलेगा डेलिबरेट अटेम्प्ट था, ये कैसे बता सकते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा ये एक्सट्रीम शब्द है। हाँ, ये एक्सट्रीम शब्द है लग रहा है मुझे। जैसे स्लोपिंग है, थर्ड का तो मुझे बाय उससे पता है, फिरोज शाह तुगलक। अब वो वो था, कह सकते हैं एक्सेप्शन। वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि इन्होंने बनाया ही ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, ठीक है, जो आपका आर्किटेक्चर और आर्ट के ऊपर डील करता है। तो मैंने तुगलक का देखा था, मैंने पढ़ा नहीं था ये चैप्टर क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो खलजी का इसमें एक दो पिक्चर दिया हुआ है और तुगलक का एक दो पिक्चर दिया हुआ है। तो जब मैं ये पिक्चर देखा था तो ये दिमाग में मेरे सेट हो गया था। और ये दोनों पिक्चर के में जो एक चीज कॉमन है, जो इनका लेवल है ग्राउंड से एकदम बराबर है अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे पता नहीं आपने एफएसटी का कौन सा पिक्चर देखा है, उसको ऑन टाइम। यही तो है, यही तो है, ये तो बराबर है। अच्छा, ये तो बराबर है। पर जैसे मैंने पढ़ा था ये एज सच, हो सकता है चलो गलत पढ़ा होगा मैंने। नहीं, मिस्टेक हो गया। जरूरी नहीं है। खैर, ये वाला जो साइड वाला है इसको क्या बोलेंगे? ये वाला, ये भी बराबर ही है। ये भी हाँ बराबर ही है, बहुत ऊंचा भी नहीं है ये, क्योंकि आप ताजमहल देखिएगा तो ताजमहल काफी हाइट पे है। हाँ, दिखाइए एक बार एक कंपैरिजन के लिए। ताजमहल को अगर दूर से देखा जाए तो ये जो है इसका हम्म, काफी हाइट है इसका। ये देखिए जो काफी ये अच्छा। जो हाइट है काफी बड़ा हाइट है। हम्म, इससे अगर कुछ मिलता हाँ, ये तो पिक्चर, काफी बड़ा है, ये तो काफी बड़ा है, ये तो काफी बड़ा है। काफी बड़ा है। तो रिलेटिवली ये जो हाँ, थे सही 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 है। जमीन पे थे, के हिसाब से आप थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिएगा और 1 2 को आप। हाँ, तो थर्ड से फिर एलिमिनेट हो जाएगा। सही सही सही। ये तो कम्प्लीटली फिर मैं मिक्सअप कर दिया यहाँ पे। ये मतलब ठीक है, अब इसका समझ में ये आता कि हम लोग को थोड़ा सा ठीक से पिक्चर्स को देखना है, क्योंकि यूपीएससी अभी पूछ भी रहा है हाँ। इस तरह का पिक्चर पे सवाल, जो अभी पूछा था लखनऊ का इमाम बाड़ा के ऊपर। इस तरह का सवाल अभी बन रहा है, हम्म, कौन सा लाल पत्थर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप पिक्चर उसका देखे भी तो आप याद हो सकता कि अच्छा वहाँ लाल पत्थर, लाल कलर का बिल्डिंग देखा था मैंने। जी। जैसे मेरे मेरे को याद रह गया कि भाई वो तो जमीन पे था। तो इस तरह का हाँ। है, अच्छा सवाल था ये। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग यूरोपियन मिशंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। थॉमस रो, एवर्नियर, रुडोल्फ। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है कौन सा राजा के टाइम पे आया था। बिल्कुल याद नहीं रहता है। आपको याद है क्या ये? देखिए थॉमस रो तो मुझे पता है कि थॉमस रो जहांगीर के टाइम पे आया हाँ था। हाँ बिल्कुल। क्योंकि थॉमस रो और हॉकिंस हैं वो बंदे जो हाँ कि आपका लेके आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रपोजल एक तरीके से। हाँ, 1600 के आसपास ठीक आए है। थे लोग, ठीक है। अब टैवर्नियर टैवर्नियर अब ये जो एक्कोविवा है और टैवर्नियर है, तो टैवर्नियर मुझे पता है कि अ, ये ये शायद ये तो गोलकोंडा में आया था ओके। टैवर्नियर। इसका शायद पीवाईक्यू भी था आई गेस, टैवर्नियर के ऊपर शायद से था। और बाकी एक्वावीवा, एक्वावीवा जैसे सुनने में लग रहा है कि पोर्चुगीज नाम लग रहा था मुझे पहले, या इटालियन। पर मुझे इतना पता है इसके बारे में कि ये एक जेसुइट मिशनरी है इटालियन। तो अच्छा अच्छा ये स्पेक्ट्रम में दे रखा है एक्चुअली में, अच्छा एक्वावीवा और मॉन्सेरेट के नाम से। अच्छा ये दो आए थे। हाँ, ये अच्छा अकबर के टाइम पे आए थे। अच्छा, याद आया मुझे, पोर्टुगीज ने इनको भेजा था अकबर को कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली अकबर बुलाए थे उन लोग जी। कि भाई हमको बताओ उनका जो इबादत हाँ कर रहा था। हाँ तो ये लोग चले गए थे हाँ। इस मोटिव से कि अकबर को कन्वर्ट कर देंगे तो पूरा हिंदुस्तान क्रिश्चियन बन जाएगा। जी। तो आपका 1 जो है 3 के पहले आएगा,
और तेवरदेर का कुछ आइडिया कब आया था ये गोलकुंडा, मतलब कि औरंगजेब के हाँ टाइम? औरंगजेब के टाइम तो 132 आना चाहिए, तो उस हिसाब से तो कोई आंसर नहीं आ रहा है। नहीं सॉरी 312 आना चाहिए। नहीं जहांगीर, हाँ 312 आना चाहिए, सही है, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट का डी आंसर है, राइट। ठीक बैठ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। During the Mughal period, under the Zapti system, land revenue was assessed and was required to be paid. ये क्या मेरे ख्याल से शायद रिपीट हुआ है या क्या है? Anyways, in cash or kind, only in cash, only in kind, by the जमींदार on the behalf of the peasant. ये जब्ती सिस्टम आपका दसाला से रिलेटेड है। अब ये अकबर के टाइम का है यानी कि, तो जनरली कोई भी अगर सिस्टम होता है वो इन कैश या इन काइंड पेमेंट अलाउ करता है, इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं था। अगर आप यही समझ लेंगे कि अकबर के टाइम पे है तो ये ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होगा कि ओनली कैश या ओनली इन काइंड। ओनली इन काइंड तो बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में होता है, मैंने आज तक देखा नहीं है। और फिर ये बाय द जमींदार ऑन द बिहाफ ऑफ पेजेंट्स, तो अगर मुगल पीरियड के टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग मनसबदारी भी कर रहे थे, तो डी अकेला भी नहीं हो सकता कि बाय द जमींदार ऑन बिहाफ ऑफ द पेजेंट्स। और वैसे भी ये जमींदारी सेटलमेंट दिखा रहा है मुझे, ये जमींदारी सेटलमेंट बता रहा है जो कि ब्रिटिश के टाइम पे आया था, तो मेरे ख्याल से इसका ए बेस्ट ऑप्शन है। Moving ahead, the official associated with land revenue in the Maratha administration in medieval India was Patel, Irastar, Kulkarni, Silhadar. Okay. जहाँ तक मैंने उड़ान में पढ़ा हुआ है, जो कुलकर्णी है उसको अकाउंटेंट कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मिरासदार जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता था, परंतु ये मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं था, तो बी सी हट जाएगा। सिलाहदार और पटेल में अगर चुनना पड़े मुझे, तो जहाँ तक मैंने एनसीईआरटी में देखा है, आर एस शर्मा में, सॉरी सतीश चंद्र में, तो पटेल, नायक या फिर नाया और वो देशमुख, ये 3 लोग थे जो मेनली लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के काम करते थे, परंतु ज़्यादा पावर था नहीं इनके पास, बहुत ही कम पावर था। मराठा जनरली खुद ही करते थे अपने लोगों के थ्रू। तो अगर मुझे ए और डी में चुनना पड़े, सिलादार का मेरे को नहीं पता सिलादार क्या होता है। सिलादार आइडिया भी सिलादार आपका, हाँ सिलादार और हवलदार वो दो नहीं हाँ, सिलादार हवलदार आपका उड़ान में ही दे रखा है मेरे हिसाब से। ये सिलादार और हवलदार 2 टाइप के सोल्जर ऑफिशियल्स होते हैं मेरे ख्याल से। सिलादार एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिखा होगा, बट हाँ हवलदार एक बार टाइप करके देख लीजिए। ओके, हवलदार तो होगा ही, हवलदार तो होना ही चाहिए। HAVI करके लिखिए, PI। ओके, हवलदार है, हवलदार लिखा होगा। ओके, सिलादार भी लिखा है, सिलादार भी है। अच्छा, इसको लूज एक्सिलरी जो होता था, जो शिवाजी यूज करता था, ये लोग ऐसे आर्मी होते थे जो मतलब जब जरूरत पड़े तब बुलाया जाए, ऐसे रेगुलर और ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी नहीं होते थे लोग जब जरूरत पड़े उसको बुलाते थे और वार खेलते थे ये लोग, तो ये तो वो लोग हैं। ओके, तो आंसर भाई पक्का ए हो जाएगा इसका, राइट, एंड का ये। ओके, तो अब यहाँ पे आ गया 50। अकबर्स मौसोलियम में सिचुएटेड एट, अभी हमने बात करी थी जस्ट PYQ में जस्ट पहले कि सिकंदरा में है इनका टूम। किस रिस्पेक्ट में बात करी थी मैं भूल गया, अभी 10-15 क्वेश्चन पहले की बात। ये 42 में बात, इसका तो बी है, 42 में। हाँ ये रहा, इसका आंसर ए बी हो जाएगा, और ये शायद आगरा में है, सिकंदरा, आगरा के बगल में। ठीक है, 50 हो गया हमारा, काफ़ी समय हो गया, तो हम लोग अपने सेशन को विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।